दोस्तों नमस्कार। कथुआल पॉलिटिकल क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों हम पिछले वाली वीडियो में जो है वो शिफ्ट 1 के बारे में हम जिक्र कर चुके हैं। अब हम बात करेंगे शिफ्ट 2 का जो एग्ज़ाम हुआ था, इवनिंग शिफ्ट में जो एग्ज़ाम हुआ है पॉलिटिकल साइंस का, उसके बारे में। एनालिसिस थोड़ा लेट आया है क्योंकि क्वेश्चंस मिलने में देरी हो जाती है, ठीक है। तो लेकिन बच्चों ने ठीक ठाक एनालिसिस करके क्वेश्चन बना करके भेजे हैं, तो कम्प्लीटली हम उन क्वेश्चंस पे बात कर रहे हैं जो क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम लगभग 70 क्वेश्चन के नियर अबाउट हम डिस्कशन करने वाले कि लगभग 70 क्वेश्चन हम बता देंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन आए हुए हैं। तो हम डिस्कशन करेंगे और फिर उसके बाद में जो लास्ट में हम बताएंगे कि पेपर ये कैसा था, एनालिसिस इसका कैसा है, ठीक है। और लास्ट में हम ये भी बताने की कोशिश करेंगे कि दोनों पेपर में शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 में जो है वो कौन सा पेपर जो है वो मुश्किल है, कौन सा जो है वो आसान पेपर है, ठीक है। तो दोनों पेपर के एनालिसिस को लेकर के हम पहला कर ही चुके हैं, हम सेकंड की बात कर रहे हैं। तो देखिए अब शुरू करते हैं इस पेपर का एनालिसिस सेकंड शिफ्ट के बारे में। देखिए जो क्वेश्चन आए हुए हैं बिल्कुल सिंपल, एकदम से बिल्कुल ठीक ठाक क्वेश्चन, वही उसी तरीके से क्वेश्चन है जिस तरीके से हमने फर्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चन देखने को मिले हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं पहले क्वेश्चन की, तो देखिए एक क्वेश्चन बताया गया है जो बताया कि भाषा के आधार पर राज्य बने हैं, ठीक है। तो भाषा के आधार पे अगर राज्य बने हैं, तो ये क्वेश्चन अगर हम कहें कि कौन से आधार राज्य बने थे, 7th अमेंडमेंट जो हुआ था, ठीक है। तो 7th अमेंडमेंट जो हुआ था, उस अमेंडमेंट के आधार पे 1956 में जो है कुल मिलाकर के 14 स्टेट बनते हैं, 14 स्टेट इंडिया के अंदर बनते हैं। वो आपको लिखे होंगे कौन कौन से पूछ रखे हैं, वो नाम आपको वहाँ से बताने होंगे। तो 14 स्टेट बने थे। तो इस क्वेश्चन को अगर आप कहेंगे तो ये मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन के अंदर आप गिनती नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे पूछ रखा है कि कौन से स्टेट बने थे, ठीक है। सीधे 14 नहीं पूछ रखा कि 14 बने थे, सबको पता होगा 7th अमेंडमेंट 1956 14 स्टेट, लेकिन सबको यह नहीं पता होगा कि 14 स्टेट थे कौन से, हो सकता है यहाँ पे, इसलिए मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है। एक्ट ईस्ट पॉलिसी 2014 में आई है, ठीक है, मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है, ठीक है। सब पढ़ते हैं इसको, मॉडरेट लेवल में ले लेते हैं। 26/11 अटैक 2018 में हुआ, 2008 में हुआ था, तो इजी लेवल का क्वेश्चन है, बिल्कुल सबको पता होगा, ठीक है, छोटे छोटे बच्चे तक को पता होगा। फिर जैसे आर्य महिला समाज 1882 में जो बनाया था पंडित रमाबाई ने, ये क्वेश्चन बहुत इजी लेवल का क्वेश्चन है, ठीक है, सबको, सबने पढ़ा होगा, सबको पता होगा। कबीर बेगमपुरा, इस क्वेश्चन पे कंट्रोवर्सी हो सकती है अगर ये क्वेश्चन इस तरीके से आया कि बेगमपुरा किसका कॉन्सेप्ट है। तो ये क्वेश्चन खुद एनटीए ने जो है वो 2019 का जो पेपर हुआ था, ठीक है, 2019 दिसंबर का जो एग्ज़ाम हुआ था, उस एग्ज़ाम में जो है वहाँ पे बेगमपुरा को जो है वो कबीर का कॉन्सेप्ट नहीं माना था एनटीए ने, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट जो है वो रविदास का कॉन्सेप्ट बताया जाता है कि ये कॉन्सेप्ट जो है ये रविदास का कॉन्सेप्ट है। तो इसलिए जो है अगर ये क्वेश्चन ये पूछा गया है कि बेगमपुरा जो है वो किसका कॉन्सेप्ट है और उसमें कबीर ऑप्शन था और कबीर जी से ने लगाया है, तो एनटीए के 2019 के एग्जाम के अकॉर्डिंग आप क्लेम भी कर सकेंगे कि आपने वहाँ पे क्वेश्चन जो है वो बेगमपुरा गलत माना था। तो अब किस आधार पे कहेंगे कि आप जो है इसको कबीर का कॉन्सेप्ट कहेंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन कंप्लीट नहीं पता है, लेकिन कबीर के बेगमपुरा से क्वेश्चन था, ये कहा गया है, ठीक है। लेकिन हम भी जब पढ़ाते हैं, पढ़ते हैं, देखते हैं तो बेगमपुरा कबीर का दिखता है। अब कंट्रोवर्सी ये है कि कबीर पहले या रविदास पहले है, इसके ऊपर बात हो सकती है। 2019 के अंदर भी ये क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो है ये ईजी लेवल का क्वेश्चन है। इसके बाद मार्क्स की किताबों का क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है, बिल्कुल इजी लेवल का क्वेश्चन है, कई बार आती है, हर बार आती रहती है, इसको तो हर कोई पढ़ेगा जो भी बच्चा पेपर देने जाएगा। माओ का रेवोल्यूशन का कॉन्सेप्ट है, थोड़ा सा मॉडरेट लेवल का पेपर बन जाता है यहाँ पे आके, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो थोड़ा मुश्किल होगा, माओ का रेवोल्यूशन का कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है। पेरियार और अंबेडकर की जो बुक है उनको उनकी लिस्ट मैच कर ली, बिल्कुल अलग अलग बुकें मिलेंगी, तो ईजी लेवल का क्वेश्चन होगा। फिर जैसे जॉन रोल्स का जो है थ्योरी ऑफ जस्टिस जो है, ये कह रहे कि कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बनता है, तो ये क्वेश्चन जो है ये डिफिकल्ट लेवल क्वेश्चन बनता है, ये मॉडरेट भी नहीं बनेगा आपका, ईजी भी क्वेश्चन नहीं बनेगा, ये डिफिकल्ट लेवल क्वेश्चन बनेगा अगर ये क्वेश्चन जो है आपका अंदर से पूछा गया है तो, ठीक है। फिर टेलर का साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी जो है ये बिल्कुल जो है ये मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन बन जाता है, इजी लेवल का नहीं कहेंगे, ठीक है। फिर जैसे है हेगल की फिलोसफी पूछ रखी है, स्टेटमेंट्स की टाइप में पूछी है, तो डिफिकल्ट लेवल का क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। जैसे ही स्टेटमेंट आएंगे डिफिकल्ट हो जाएगा क्वेश्चन। फिर जैसे सिक्योरिटी डायलेमा जो है जॉन हर्ट्ज का है, ठीक है, ये क्वेश्चन जो है ये मॉडरेट लेवल का बहुत बार आता है ये क्वेश्चन, सिक्योरिटी डायलेमा वाला, ठीक है। इसके बाद जो है वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी, इमैनुअल वॉल्सन, बच्चे बच्चे को पता होना चाहिए, ठीक है, इजी लेवल का क्वेश्चन है। फिर जैसे जीएसटी काउंसिल के अंदर कौन कौन मेंबर होते हैं, बिल्कुल हम इजी तो नहीं कहेंगे इसको कि हम इसको इजी मान के चलें, हम इसको मॉडरेट लेवल ले लेते हैं क्योंकि सब नहीं पढ़ते होंगे इसके बारे में, सबको नहीं पता हो सकता है कि नहीं पता हो। जैसे कि फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं इंडिया के, ठीक है, फाइनेंस मिनिस्टर स्टेट, ठीक है, मतलब कि
एक तो होता है केंद्रीय मंत्री होता है, एक राज्य मंत्री होता है, राज्य फाइनेंस मिनिस्टर, ठीक है, राज्य वित्त मंत्री, ठीक है। फिर सभी स्टेट्स के फाइनेंस मिनिस्टर इसके अंदर होते हैं, ठीक है। फिर यही जो लोग हैं ये जीएसटी काउंसिल के अंदर मेंबर होते हैं। तो ये जो है ये मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है। फिर जैसे सीबी मैकफरसन का उसका डेमोक्रेसी का मॉडल क्या था, तो बहुत मुश्किल क्वेश्चन बन जाएगा। अगर इन्होंने पूछा है कि पॉजेसिव इंडिविजुअलिज्म किसने दिया है कॉन्सेप्ट, तो वो आपको मान सकते हैं कि हाँ वो आसान क्वेश्चन है। अगर डेमोक्रेसी का मॉडल पूछ लिया है तो फिर आप कहेंगे कि ये थोड़ा डिफिकल्ट लेवल क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। इसके बाद जो है सेकंड एआरसी रिपोर्ट जो है वो उसकी 15 रिपोर्ट है, कौन कौन सी रिपोर्ट कब पूछी गई है, तो थोड़ा सा डिफिकल्ट लेवल का क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। फिर जैसे फूड सिक्योरिटी एक्ट बहुत इजी लेवल का क्वेश्चन है, हर कोई जानता होगा, जिसने भी थोड़ा अभी देखा होगा, हमने हर एक चीज़ करवा रखी है इसके बारे में भी, यूट्यूब चैनल पर आप जाके हर एक चीज़ देख सकते हैं। फिर इसके बाद जो है स्वामी विवेकानंद के क्या काम थे, कार्य क्या थे, तो इसको मॉडरेट लेवल में ले लेते हैं। बाल गंगाधर तिलक के कार्य मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन बन जाएगा। एनपीपी नॉर्थ ईस्ट की पहली नेशनल पार्टी बनी है 2019 के अंदर, मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है, सबको पता होना चाहिए क्योंकि हाईलाइटेड क्वेश्चन है, ट्रिकी क्वेश्चन है, डायरेक्ट टच करने वाले क्वेश्चन। फिर जैसे फर्स्ट नेम समिट 1961 में, सबको ही तो पता है, इसके अंदर इंडिया ने ही ऑर्गेनाइज करवाई है लोगों ने मिलकर, ठीक है, कई देशों ने मिलकर के 25 देश शामिल हुए यहाँ पे, ठीक है। तो ये भी जो है ये आप इसको जो है इजी लेवल के क्वेश्चन में लेके चलिएगा, मॉडरेट भी नहीं बनेगा, इजी लेवल का क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। इसके बाद जो है अशोक मेहता समिति 1977, इसकी रिकमेंडेशन पूछ रखी है, तो रिकमेंडेशन में ये मॉडरेट लेवल क्वेश्चन बन जाता है, लेकिन सबको पता होता है इसके बारे में बहुत सारा, ठीक है। ई गवर्नेंस इंस्टीट्यूशन जो है, ई गवर्नेंस के इंस्टीट्यूशन इंडिया के अंदर कौन कौन से, जो 7-8 इंस्टीट्यूशन हैं ई गवर्नेंस को चलाने के लिए, उनके बारे में पूछा गया, तो हो सकता है सबको याद ना हो, तो मैं कहता हूँ इसको डिफिकल्ट लेवल में ले चलते हैं, ठीक है। तो इसके बाद क्या है कि जैसे वंदे भारत योजना चलाई गई थी कोविड-19 के समय पे, मई 2020 में जो है भारत के जो जितने भी एनआरआई हैं, जो विदेशों में रहते हैं, नॉन रेजिडेंस इंडियन जो हैं, वो वहाँ रहते हैं, उनको लेके आने की प्रोसेस के अंदर जो वंदे भारत चलाई गई थी, हो सकता है बच्चे भूल गए हो, तो इसको हम ले लेते हैं कि ये डिफिकल्ट लेवल का क्वेश्चन है, ठीक है। तो पॉलिसीज इज, ये एक स्टेटमेंट है, पॉलिसीज वार विदाउट ब्लड सेड, ठीक है, वाइल वार इज पॉलिटिक्स विद ब्लड, ठीक है। तो ये माओ की स्टेटमेंट है, ये डिफिकल्ट होती है, स्टेटमेंट मुश्किल होती है, नहीं याद होती है जल्दी सी, ठीक है। फिर जैसे नीति आयोग का जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, नीति आयोग का स्ट्रक्चर क्या है कि जैसे पीएम होते हैं, फिर इसके अंदर वाइस चेयरमैन होता है कि जो पीएम खुद नॉमिनेट करता है, फिर जितने भी सीएम हैं, सीएम ऑफ स्टेट्स, यानी कि स्टेट्स के जो सीएम हैं वो सारे होंगे, जिसमें दिल्ली का भी होगा और पंडिचेरी वाले भी होगा, और फिर साथ में जो है कुछ सम अदर इंटेलेक्चुअल्स को लिया जाता है, कुछ लीडिंग यूनिवर्सिटीज़ होती हैं इंडिया के अंदर जो रिसर्च के मामले में काफ़ी अच्छा काम करती हैं, उन यूनिवर्सिटीज़ के अंदर से कुछ लोगों को एडिशनल तौर पे नॉमिनेट किया जाता है, ठीक है। तो वो मेंबर इसके अंदर होते हैं। ये क्वेश्चन जो है ये आपका मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन हो जाएगा। फिर जैसे एमडीजी और मिलेनियम डेवलपमेंट गोल, एसडीजी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, ठीक है, तो ये गोल आपके पूछे गए हैं, एक में 17 है, एक में 14 है, तो ये गोल आपसे पूछे गए हैं, तो ये क्वेश्चन जो है ये डिफिकल्ट लेवल का क्वेश्चन बने। इसके बाद जैसे आर्टिकल 74 है जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, सबको पता होगा, हर एक बच्चे को पता होना चाहिए, तो इजी लेवल का क्वेश्चन है, ठीक है। जैसे ये यूरोपियन यूनियन, एससीओ, अफ्रीकन यूनियन, इनके मेंबर्स की पूछ रखी है, इनकी लिस्ट मैच करनी थी कि जैसे ईयू के अंदर जो 27 मेंबर हैं, एससीओ के अंदर जो है 8 मेंबर है। कई लोगों को लगा होगा कि ईयू को बार बार 28 पढ़ते आए हैं, तो कई लोगों ने छोड़ भी दिया हो सकता है ऐसा, ठीक है। लेकिन अगर आप लोगों ने इसको छोड़ा है तो फिर गलत हो जाए, क्योंकि ब्रेग्जिट हो चुका है, ठीक है, और ब्रेग्जिट हो गया है तो इसका मतलब 27 मेंबर ईयू के अंदर रह गए हैं। तो अब जो है यहाँ पर कुल मिलाकर के ये क्वेश्चन जो है हम इसको जो है मॉडरेट लेवल क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है। 7th शेड्यूल के अंदर से क्वेश्चन है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बनाया गया था, ठीक है, कि कौन से विषय हैं, कौन सा नहीं है, तो ये थोड़ा क्वेश्चन जो है ये डिफिकल्ट लेवल में चला जाएगा शेड्यूल से। फिर जैसे आफ्टर कोल्ड वार यूनिपोलर हो गया था वर्ल्ड, सबको पता है, ईजी लेवल का क्वेश्चन हो गया। यूएनओ के जो ऑर्गन्स हैं उनके बारे में अगर हम बात करेंगे, उनके बारे में थोड़ा बहुत पूछा गया, यूएनओ के ऑर्गन क्या हैं, ठीक है। तो यूएनओ के ऑर्गन्स मतलब कौन कौन सी संस्थाएं जो है यूएनओ के अंडर काम करती है, सेक्रेटरी जो जनरल है वो काम करती है, महासभा काम करती है, ठीक है, और जैसे कोर्ट काम करती है, यूएनओ के कोर्ट है, ठीक है। साथ में जो है इसका एक इंस्टीट्यूशन P5 मेंबर जहाँ पे हैं आपके 15 मेंबर हैं, सिक्योरिटी काउंसिल जिसको आप बोलते हैं, वो काम करती है। तो ये क्वेश्चन अगर आप देखेंगे तो ये मॉडरेट लेवल क्वेश्चन बन जाएगा। फिर यूएनओ के जो सेक्रेटरी जनरल हैं उनकी लिस्ट पूछ रखी है कि वो कौन सी लिस्ट पूछ रखी है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिस्ट पूछ रखी है, तो ये डिफिकल्ट लेवल क्वेश्चन हम मान लेते हैं, ठीक है। फिर जैसे सार्टोरी का जो है वो पार्टी से रिलेटेड कॉन्सेप्ट पूछ रखा है कि पार्टी सिस्टम जो होता है, पार्टी सिस्टम के बारे में बताइए, तो सार्टोरी के पार्टी सिस्टम से जो है वो क्वेश्चन आया हुआ है, और पार्टी सिस्टम के ऊपर जो क्वेश्चन बना है अब आप कहेंगे कि उसको डिफिकल्ट लेवल में डाल लेते हैं।
प्रेसिडेंट की पावर पूछ रखी है, बिल्कुल मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है। ठीक है, लेबर यूनियंस जो है उनका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पूछ रखा है, मॉडरेट लेवल का पेपर बनेगा यहाँ पे भी। ठीक है, इंडियन गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज हैं जैसे कि प्रगति है, तो ये पॉलिसीज भी जो है ये मॉडरेट लेवल में आ जाती हैं, डिफिकल्ट नहीं होते हैं। जैसे कि कम्युनिज्म के आर्गूमेंट है, तो ये मॉडरेट लेवल में सबको पता होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट की जो पावर है वो भी जो है मुश्किल नहीं होती, बच्चे पढ़ते ही रहते हैं लगातार, हर एक कंपटीशन एग्जाम की तैयारी में आते हैं, तो मॉडरेट लेवल में ले लेते हैं। एलिट थ्योरीज हैं, एलिट थिंकर की थ्योरीज हैं, उसको डिफिकल्ट लेवल में डालेंगे आप। ठीक है, ग्लोबलाइजेशन की आर्गूमेंट क्या है, तो ये मॉडरेट लेवल में आ जाएगा, बहुत जगह पढ़ने को मिलता है आपको। वाशिंगटन कॉन्फ्रेंस हुई थी 1942 की जो है, उसके अंदर जो है कौन कौन सी इंस्टीट्यूशन बनी, IMF बना है, ITO बना है, UNO बना है, वर्ल्ड बैंक बना है, तो ये यहाँ पे जो है ये भी जो है आप जब देखेंगे तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट लेवल क्वेश्चन बनेगा आपका, क्योंकि हो सकता है कोई ऐसा इंस्टीट्यूशन छूट जाए, आपको ना ध्यान हो, ना पढ़ा हो। ठीक है, ठीक है, मीनिंग ऑफ सत्याग्रह है ये पूछा गया है, तो ये क्वेश्चन जो है ये मॉडरेट लेवल का है। गांधी को थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, सब जानते होंगे। फिर जैसे हेनरी फ्योल हैं, हेनरी फ्योल से क्वेश्चन आया हुआ है, हेनरी फ्योल से क्वेश्चन है कि हेनरी फ्योल के प्रिंसिपल्स क्या हैं। ठीक है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का, तो ये मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है। ठीक है, व्हाट इज़ टू बी डन बुक लेनिन ने जो लिखी थी, ठीक है, ये 1902 में जो किताब लिखी गई थी, उस किताब का एक पार्ट है। ठीक है, व्हाट इज़ टू बी डन जो है ये मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है। क्या पूछा गया है उस तरीके से मॉडरेट ही बनेगा ये। ठीक है, जस्टिस, लिबर्टी और इस तरह की कोटेशंस बताई गई हैं, तो कोटेशन अगर आ रही हैं तो फिर वो डिफिकल्ट हो जाएंगी। ठीक है, फिर जैसे प्रियम्बल, जो प्रियम्बल के जो वर्ड हैं, प्रियम्बल के अंदर को जैसे सोशलिज्म है, सेकुलरिज्म है, फ्रीडम है, जस्टिस है, फ्रेटर्निटी है, ये वर्ड पूछे गए तो बहुत ईजी लेवल का क्वेश्चन है, सबको पता होनी चाहिए। ठीक है, रोल्स की बुक पूछी गई है, मतलब कि रोल्स ने कौन कौन सी बुक लिखी है, बिल्कुल इजी लेवल का क्वेश्चन बनेगा, क्योंकि सबको पता है उनकी। ठीक है, उनके लिबरलिज्म के बारे में उन्होंने जो भी बुक लिखी है, थ्योरी ऑफ जस्टिस उन्होंने बुक लिखी है, जस्टिस एज फेयरनेस, लिबर्टी प्रिंसिपल, ये सब किताबें बहुत आसान है याद करनी। ठीक है, जैसे फाइनेंस कमीशन है, फाइनेंस कमीशन बिल्कुल ईजी लेवल का क्वेश्चन है, सबको पता होगा। ठीक है, ये पूछा गया है। तो कौटिल्य का सप्तांग थ्योरी पूछा गया है। ठीक है, ये मॉडरेट लेवल का हो जाता है, क्योंकि ये बीच में से पढ़ा हुआ क्वेश्चन होना चाहिए। तो ये जो क्वेश्चन है आपके, जो हमने अभी डिस्कशन में लिए हैं, इन क्वेश्चन को देख करके जो है आपका लगता है कि पेपर ठीक है। ठीक है, और अगर हम बात करें कॉम्प्रीहेंशन की, अब बात आती है, देखो कॉम्प्रीहेंशन पूछा गया लिबरलिज्म से, ठीक है, और एक पूछा गया पब्लिक पॉलिसी से। अब आपके लिए थोड़ा सा यहाँ पे डिफ़िकल्टीज क्या है कि ये जो 10 क्वेश्चन आते हैं, ये जो 10 क्वेश्चन है ये फाइनल करते हैं आपका कि पेपर कैसा बन रहा है। ठीक है, तो जो सेकेंड शिफ्ट का पैराग्राफ और फर्स्ट शिफ्ट का, अब दोनों, अब इसी शिफ्ट को पहले एनालिसिस करते हैं। इस शिफ्ट के अंदर अगर हम कहेंगे तो ये पेपर जो है ये भी जो है मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट जा रहा है। ठीक है, इजी टू मॉडरेट नहीं आ रहा है, मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट जा रहा है। और अगर मैं बात करूँ कि मॉडरेट में कितना % है, तो मॉडरेट में 50% आ रहा है, डिफ़िकल्ट में जो है वो भी जो है यहाँ पे 50% आ रहा है। ठीक है, क्योंकि मॉडरेट के अंदर 50% इसलिए आ रहा है क्योंकि पिछले में मैंने कहा था कि शायद 40% के लगभग मॉडरेट पेपर जा रहा है। ठीक है, लेकिन इजी क्वेश्चंस की भी अगर हम बात करेंगे तो इजी क्वेश्चंस को भी, इसको अगर थोड़ा सा हटा के भी देखें कि मॉडरेट और इजी के बजाय, तो हम एक बात कह सकते हैं कि शिफ्ट 1 जो हुई थी, शिफ्ट 1 के अंदर जो है, जो शिफ्ट 1 का पेपर हुआ था उसके अंदर जो है जो चीज़ें पूछी गई हैं वहाँ पे, जैसे देखिए कि इजी लेवल के क्वेश्चन कितने हैं, मॉडरेट लेवल के कितने हैं और डिफ़िकल्ट लेवल के कितने हैं। ठीक है, और कॉम्प्रीहेंशन को हम अलग छोड़ देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि इजी लेवल के यहाँ पे क्वेश्चन बन रहे थे लगभग 45। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन बन रहे हैं इजी लेवल के लगभग 40। ठीक है, यहाँ मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन अगर हम बात करेंगे तो यहाँ मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन बन रहे हैं 25। ठीक है, और यहाँ मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन जो वो भी लगभग 25 क्वेश्चन बन रहे थे। ठीक है, 25 क्वेश्चन यहाँ पे भी जो है आराम से बन रहे हैं। ठीक है, अगर हम बात करेंगे कि एक कॉम्प्रीहेंशन का और ले लेते हैं यहाँ पे कॉलम। ठीक है, उससे पता चल जाएगा कि हम पेपर का एनालिसिस कैसे कर रहे हैं, कैसे हम समझ पा रहे हैं कि पेपर कहाँ से डिफ़िकल्ट, कहाँ से आसान है। ठीक है, तो इसके अंदर जब हम बात करते हैं कि यहाँ पे कुल मिलाकर के आपका टोटल बन जाता है 70 के लगभग। ठीक है, तो 70 हो गई, 65 हो गई, 5 क्वेश्चन का फर्क आ रहा है। 5 क्वेश्चन में पेपर बहुत फ़र्क डाल देता है, काफ़ी फ़र्क डाल देता है। डिफ़िकल्ट लेवल की यहाँ पे यही समझ लीजिए कि लगभग 20 क्वेश्चन के अराउंड जा रहा है, और यहाँ पे भी आप यही मान के चलिए कि लगभग 20 हो रहा है। ठीक है, लगभग 20 क्वेश्चन आ रहे हैं, लेकिन इस चीज़ को थोड़ा सा इन्होंने जो है ठीक करने की कोशिश की है कॉम्प्रीहेंशन में जाके। जैसे कि यहाँ पे ये 10 क्वेश्चन जो बनते हैं, इसके 10 क्वेश्चन इस लेवल में घुस जाएंगे, इसके 10 के 10 क्वेश्चन जो ये डिफ़िकल्टीज़ के अंदर चले जाते हैं। और इसके जो 10 क्वेश्चन हैं, इस 10 क्वेश्चन में से जो है ये बताया गया कि एक पैराग्राफ जो है उसमें क्वेश्चन जो पूछे गए वो असर्शन रीजन से पूछे गए हैं।
तो 5 क्वेश्चन इसके बिल्कुल डिफ़िकल्ट हो गए, एक पैराग्राफ पूरा डिफ़िकल्ट हो गया, और इसके जो 5 क्वेश्चन हैं वो चले गए मॉडरेट लेवल में। तो यानी कि यहाँ पे 30 हो गया टोटल, ठीक है, और यहाँ पे 30 डिफ़िकल्ट हो गया, और यहाँ पे 25 हो गया डिफ़िकल्ट। अब आप देखिए पैराग्राफ के अंदर से, पैराग्राफ जो है इसका डिफ़िकल्ट में ही आएगा, इनका भी डिफ़िकल्ट में, लेकिन हाफ, क्योंकि लिबरलिज्म सब पढ़ रहे हैं, लिबरलिज्म बहुत पब्लिक पॉलिसी, वहाँ पे अथॉरिटेरियनिज्म से पूछा गया है, ठीक है। अथॉरिटेरियनिज्म का जो है वो पैराग्राफ आया है, जो आप नहीं पढ़ते होंगे, बहुत कम पढ़ा होगा उसके बारे में भी, ठीक है। और दूसरा फिर वहाँ पे एक पैराग्राफ जो है वो आपका पब्लिक पॉलिसी वगैरह ऐसा ही कुछ पैराग्राफ पूछा गया, पब्लिक एड से ही, पब्लिक एड से पूछा गया है, ठीक है। तो पब्लिक एड से वहाँ से क्वेश्चन था, तो मैं कह सकता हूँ कि वहाँ पे पैराग्राफ इसकी तुलना में कॉम्प्रीहेंशन मुश्किल था, जबकि इसमें एक जो पैराग्राफ बनाया गया, 5 क्वेश्चन जो बने वो थोड़े मुश्किल थे, वो 5 क्वेश्चन जो वो थोड़े मुश्किल थे, यहाँ पे 5 क्वेश्चन आसान थे, यहाँ मुश्किल थे। तो यहाँ पे 10 के 10 क्वेश्चन को हम ये मान सकते हैं कि पैराग्राफ अगर मुश्किल है तो क्वेश्चन थोड़ा मुश्किल हो जाता है, संभव नहीं होता उसको फिर सोल्व कर पाना इतना आसानी से, ठीक है। तो इसलिए जो हम अगर कंप्लीटली एनालिसिस करें दोनों पेपर का, ठीक है, तो शिफ्ट 1 की जो है अगर हम बात करें और ये शिफ्ट 2 की बात करें, तो पेपर का लेवल जो बताता है वो ये कहता है कि ये पेपर टोटली मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट है, और मॉडरेट में अगर हम बात करेंगे तो ये पेपर जो है ये 60% जा रहा है, और डिफ़िकल्ट में अगर बात करेंगे तो ये पेपर 40% जा रहा है, ठीक है। शिफ्ट 2 में अगर हम बात करेंगे मॉडरेट और डिफ़िकल्ट की, तो ये पेपर जो है मॉडरेट लेवल में जो है ये लगभग 50% तक जा रहा है, और ये डिफ़िकल्ट में 50% तक जा रहा है, ठीक है। तो इसको ये मत करना कि ये 55 भी हो सकता है और ये 45 भी हो सकता है, ठीक है, इतना फ़र्क हो सकता है 4-5 क्वेश्चन का। तो हम ये नहीं कह सकते कि बहुत ज़्यादा फ़र्क था पेपर में, कोई फ़र्क, खास फ़र्क देखने को नहीं मिल रहा है, बस 4-5 क्वेश्चन का फ़र्क है, उसका फ़ायदा जो है वो मिल जाएगा, ठीक है, उसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तो पेपर का एनालिसिस यही कहता है कि दोनों पेपर लगभग बराबर हैं। लगभग का मतलब ये है कि 4-5 क्वेश्चन को हम जो है इतना ज़्यादा सीरियसली नहीं ले रहे हैं, लेकिन हमारा एनालिसिस यही कहता है कि पेपर का जो लेवल है वो सेकंड पेपर जो है थोड़ा सा मुश्किल, थोड़ा सा हार्ड लेवल लग रहा है शिफ्ट 1 की बजाय। शिफ्ट 2 का पेपर जो थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है शिफ्ट 1 की बजाय। स्टेटमेंट के क्वेश्चन जो हैं वो कई जगह आपको देखने को यही मिल जाएगा कि यूट्यूब पे ही कई लोग आपको बताने वाले मिलेंगे कि स्टेटमेंट से इतने क्वेश्चन थे, स्टेटमेंट का क्वेश्चन मुश्किल हो जाता है, फैक्चुअल क्वेश्चन आसान हो जाते हैं, फैक्ट बेस। ऐसा नहीं होता है। देखो कोई भी चीज़ मुश्किल कैसे होती है, मुश्किल होती है कि कहाँ से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। क्वेश्चन आने का मतलब है कि पेपर में फैक्ट तो क्या है कि किताबों भी फैक्ट होते हैं, फैक्ट किताब पूछ लेना वो एक फैक्ट ही है, लेकिन किताब किसकी पूछी गई है, कहाँ से पूछ ली, वो फैक्ट मुश्किल हो गया, ठीक है। फैक्ट भी तो मुश्किल हो जाते हैं। अभी आपसे पूछ ले कि यूएनओ जो है वो कब बना था, पूछ ले कि 1942 में, 1944 में, 1945, 1946, डिफिकल्ट क्वेश्चन बन गया बिल्कुल, ठीक है। आपको पूछ ले कि जो है अब जो अफगानिस्तान से जो है वो उसकी सत्ता को जो है कब उखाड़ फेंका गया था, 2000 में, 2001 में, 2002 में, 2003 में, मुश्किल क्वेश्चन बन गया। किसी की डेट पूछ ले कि मान लीजिए कि फूड सिक्योरिटी एक्ट कब आया था, 5 जून को, 6 जून को, 7 जून को, 8 जून को, 9 जून को, कैसे सोल्व नहीं कर पाएंगे। इस तरीके से मुश्किल क्वेश्चन फैक्ट वाले बन जाते हैं। कॉन्सेप्चुअल स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन और जब आपके आर्गुमेंट बेस्ड क्वेश्चन आए तो डायरेक्ट आपको पता चल जाता है कि ये बात इस कम्युनिज्म का अगर आया, लिबरलिज्म का अगर आया है कोई भी बात, वो आपसे आप डायरेक्ट अगर आपने पढ़ रखा है तो मुश्किल बिल्कुल भी नहीं होते हैं वो क्वेश्चन। तो असर्शन रीजन में थोड़ी सी डिफिकल्टी होती है लेकिन मुश्किल नहीं होते हैं वो क्वेश्चन हमेशा फैक्चुअल ही मुश्किल बनाते हैं पेपर को। वहीं पर डायरेक्ट क्वेश्चन गलत करते हैं हम, स्पीडली पढ़ते हैं, जल्दी पढ़ते हैं, समझते नहीं हैं, ठीक है, डायरेक्टली देखा लगा दिया। इतनी ईजी बुक नहीं पूछता कोई जितनी हम सोच लेते हैं। मैच द लिस्ट, मैच द फॉलोइंग, इस तरीके से क्वेश्चन आ जाते हैं, मुश्किल नहीं होते हैं वो क्वेश्चन, वो आपको याद होंगे, 2-3 भी, 2 याद हैं, ठीक हो गया वो क्वेश्चन, मुश्किल कैसे बना, ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि एक ऑप्शन ठीक है, एक ऑप्शन सही लग रहा है, उससे क्या है कि क्वेश्चन बन गया। तो मेरा मानना ये है कि पेपर बहुत ठीक थे, काफ़ी अच्छे पेपर हुए हैं। तो आप लोगों को जो है बहुत बहुत शुभकामनाएं, आप लोगों ने काफ़ी अच्छे पेपर किए होंगे, ठीक है। तो रिजल्ट की संभावना ये है कि बहुत जल्द रिजल्ट डालने की संभावना, और बहुत जल्द जो है वो रिजल्ट आएगा, ठीक है। बहुत जल्द आपकी आंसर की जो है वो जल्दी ही आने वाली है, लगभग 20-25 मार्च तक जो है, 25 मार्च तक जो है आपकी आंसर की वगैरह सब कुछ डालने की कोशिश रहेगी एनटीए के द्वारा, और शायद 5-6 अप्रैल तक आपका रिजल्ट घोषित हो जाए, ठीक है। तो इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, इससे भी पहले हो जाए तो चमत्कार है, लेकिन फिर भी उम्मीद के मुताबिक हम बने रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।